नमस्कार, मैं हूं राजेश सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। एक तरफ पूरी दुनिया मंदी की दस्तक से परेशान है, लेकिन चुनौतियों से भरे ग्लोबल माहौल में भारत दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। एक तरफ खर्चे को कम करने के लिए अमेजन और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां वर्कर्स की छटनी कर रही हैं, लेकिन भारत में प्रोफेशनल्स के लिए गुड न्यूज है। यहां कंपनियां 2023 में बेहतर इंक्रीमेंट देने की तैयारी में है। इस गुड न्यूज है एचआर कंसल्टेंसी फर्म एओन की सर्वे रिपोर्ट। सर्वे के मुताबिक भारतीय कंपनियां इस साल वेतन में 10.3 की इजाफा कर सकती है। हालांकि ये ट्रेंड पिछले साल के 10.6% से कम है, लेकिन मंदी की आशंका और रोजाना चल रही छटनी की तलवार के बीच ये आंकड़े शानदार हैं। एओन ने अपने 28वें सालाना सैलरी में इंक्रीमेंट में सर्वे में 1400 कंपनियों और 44 इंडस्ट्रीज को शामिल किया है। इस सर्वे में कहा गया है कि 46% भारतीय कंपनियां 10% से ज़्यादा हाइक देने की तैयारी में हैं। वहीं कंपनियों में काम करने वाले टॉप टैलेंट को इससे ज़्यादा इंक्रीमेंट में मिल सकता है। इस सर्वे के साथ ही भारत में जॉब ट्रेंड्स, स्किल्स और संभावनाओं पर हम करेंगे खास चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ। और इस पर बात करने के लिए हमारे इस सर्वे के ऊपर बात करने के हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एओन से जुड़ेंगे रूपांक चौधरी भी, लेकिन पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील गोयल जो एमडी है ग्लोबल हंट के, और आदित्य नारायण मिश्रा जो है सीईओ एंड डायरेक्टर सीएल इंडिया के। सुनील गोयल जी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। क्या आप इस सर्वे के नतीजों को मानते हैं कि भारत, जहां पूरी दुनिया जो है वो मंदी की कगार पे है, जो वार है यूक्रेन क्राइसिस वो अभी चली है आ रही है, 1 साल होने को आया, लेकिन अभी तक उसके खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या भारत में ग्रोथ बनी रहेगी और क्या एम्प्लॉयज जो है डबल डिजिट सैलरी ग्रोथ की आशा कर सकते हैं? हाँ, मैं इस सर्वे से काफी हद तक सहमत हूँ। और मैं आपको बताऊं तो भारत एक अनोखा देश है जो ज्योग्राफिकली जिसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। यानी हम एक ऐसा देश है जो ज्योग्राफिकली 24/7 ऑपरेट करने की एबिलिटी रखता है। हमारी कंट्री एक ऐसा देश है जहाँ पे हर तरह के स्किल सेट्स के लोग अवेलेबल हैं। हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए एसेट है आज की डेट में, और कोई भी स्किल सेट्स जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता वो हमारे देश में मिलता है। तो ये बात तो एक मान के चलिए कि दुनिया की हर बड़े बड़े देश हो या छोटे देश हो, वहां की जो बड़ी लार्ज फॉर्चून या जो भी 500 जो टॉप 500 कंपनी बोलते हैं, फॉर्चून के 500 या फॉर्चून 1000 कंपनी बोलते हैं, वो हर कोई एक रिसोर्स के लिए इंडिया की तरफ देखता है। यानी हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, हर चीज अव्वल नंबर पे है। नंबर 2 अगर आप देखें तो हमारे यहाँ एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस है कंपेयर टू डेवलप्ड मार्केट के। यानी अगर आप जाके कंपेयर करें हमारे मार्केट के कॉस्ट को अमेरिका का, यूरोप का या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, या जो भी डेवलप्ड मार्केट है, सिंगापुर है या जो भी हैं, उन सारे मार्केट से हमारे यहाँ आज की डेट में भी कॉस्ट ऑलमोस्ट आधे से कम है। यानी वह 1/3 से आधे तक का कॉस्ट है, मैन पावर कॉस्ट, रिसोर्स कॉस्ट। और हमारे के लोग उतने ही कौशल है, उतने ही मतलब टेक्निकली उतने एबल है, हार्ड वर्किंग है, ज्यादा काम करते हैं, हार्डशिप इन्वायरमेंट में करते हैं। तो किसी न किसी तरीके से अगर आप जाके मार्केट को देखेंगे तो मार्केट में आज की डेट में हर कंपनी का एक छोटा बड़ा 25, 50, 100 लोगों से लेके 50,000 तक लोग ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनका शायद इंडिया में ज्यादा बिजनेस ना हो, लेकिन वो ग्लोबल वर्क इंडिया से कराते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो या एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट हो या किसी भी तरह को। नंबर 2, हमारे यहाँ खुद 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन होने से लोकल कंजप्शन बहुत ज्यादा है। 50 से 60% लोकल कंजप्शन है हमारे मार्केट में, जो अपने आप में एक सेल्फ डिपेंडेंट है। यानी हमारी एक तरफ तो डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज पे है, दूसरी तरफ डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्री पे नहीं है। और हमारे यहाँ स्किल्स में रेगुलर इन्हांसमेंट हो रहा है। तो उसकी वजह से जो अगर हम देखें आज के डेट में, तो हमारे लोग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे काफी कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। और उस पर्सपेक्टिव से देखें तो आज की डेट में जैसे सर्वे में आया है कि 10 और 10.5% का जो सैलरी इंक्रीज है वो बहुत ही रिजनेबल है, और बहुत ही आई थिंक उतना तो लोगों को मिलेगा ही, क्योंकि आज के डेट में लोगों ने कोविड के टाइम, पोस्ट कोविड के टाइम पे भी बहुत मेहनत किया है। बहुत लोगों की सैलरी शायद 2020 में नहीं बढ़ी थी, कुछ सेक्टर ने 2021-22 में बहुत अच्छा किया था, जिसमें टेक्नोलॉजी थे, आईटीएस थे, बहुत सारे लोग थे। बट ऐसा सेगमेंट हर जगह नहीं हुआ था। बट आज की डेट में अगर आप देखें तो ट्रैवल पिक कर रहा है, एविएशन पिक कर रहा है, हॉस्पिटैलिटी पिक कर रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल पिक कर रहा है।
ये सारे कर मार्केट रहे हैं। आज हमारे के डेट यहाँ में अपने फ्लो चीप में है। लेबर और स्किल सेट है जिसके आधार पर हमें मिलनी चाहिए। हमारे साथ रूपांक चौधरी जो कि पार्टनर है एओएन इंडिया के, जिन्होंने ये सर्वे की है, वो भी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले सर हम आपसे ही रिएक्शन लेना चाहते हैं कि आपने जैसा कि कहा कि 1400 कंपनी और 44 सेक्टर्स में इन्होंने ये सर्वे किया गया है, पर हम वो डिटेल में देख रहे थे तो इसमें ये कहा गया है कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट्स में जो है वो 12.9% सबसे ज़्यादा सैलरी हाइक उसी पे होगी। जबकि आप देखिए कि और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ 10.2%, सीमेंट में आप बोल रहे हैं कि 8.7%, जबकि सरकार का जो फोकस एरिया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप देखिए तो चाहे वो रोड इंफ्रा की बात करें, पोर्ट्स की बात करें, एविएशन की बात करें, 50 नए एयरपोर्ट्स की बात हो रही है, तो क्या इन सभी सेक्टर्स में जहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा गवर्नमेंट का, क्या यहां पे सैलरी हाइक ज्यादा नहीं होगी? और क्यों आपको ये लगता है कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एंड प्रोडक्ट्स में सैलरी हाइक जो भी आपने बात की कंपनियों से, क्यों वहां ज्यादा हो रहा है? देखिए, आपको इस नंबर को एक एक आउटलुक से देखना पड़ेगा। आईटी के नंबर हाई हैं, करीबन 12% या 12.5%, लेकिन इससे पहले और भी हाई थे, वो हमेशा ही 13-14% तक रहे हैं। तो अगर आप कंपेयर करें पिछले सालों से, तो नंबर थोड़ा नीचे आया है। और टेक्नोलॉजी के अंदर भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को आप सेपरेट कीजिए, उनके इंक्रीमेंट अलग हैं। जिन जिन सेक्टर्स का ज्यादा कनेक्शन है विश्व से, ग्लोबल इकोनॉमी से, वहां पे थोड़ा जो है इंक्रीमेंट बढ़ोतरी थोड़ी कम है पिछले सालों से कंपेयर करके। जो सेक्टर ज्यादातर फोकस्ड हैं इंडिया पे या डोमेस्टिक डिमांड पे, वहां पे जो इंक्रीमेंट है वो पहले से बेटर है। जब आप बात कर रहे हैं सीमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैन्युफैक्चरिंग की, उनका नंबर कंपैरेटिवली कम है, 8.5-9%, बट वो पहले से ज्यादा है। तो वहां पे पॉजिटिविटी और वहां पे बिजनेस सेंटिमेंट ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। हमारे साथ आदित्य नारायण मिश्रा जी भी, जो कि सीईओ हैं सीआईएल इंडिया का। आदित्य जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि अभी चूंकि दुनिया में मंदी की मार से, अभी हम पैंडेमिक से बाहर आए हैं, पिछले साल ठीक ठाक सैलरी हाइक मिली है 10.6%, लेकिन यूक्रेन क्राइसिस को लेकर जहां पूरी दुनिया मंदी के ऊपर जा रही है, भारत में अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन यहां भी इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी चिंता है। महंगाई जो है वो अभी भी आरबीआई के बैंड में 4 से 6% के बैंड में नहीं आया है। इनफैक्ट पिछले महीने बढ़ गई थी महंगाई दर। तो क्या लगता है ये कितना बड़ा चैलेंजेस है, और क्या ये 2023 में जो डबल डिजिट की सैलरी ग्रोथ मिल सकती है? देखिए, जैसे कुछ सेक्टर्स हैं जो ग्लोबली कनेक्टेड हैं, जैसे कि हो गया आईटी, एक सेक्टर हो गया आईटी प्रोडक्ट्स, और बिग टेक्नोलॉजी कंपनी जो हैं, वो सेक्टर में अभी ग्लोबल रिसेशन, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, ये जो सब है, ये फैक्टर तो करेंगे ही, क्योंकि कंपनीज जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो बोल रहे हैं कि ये साल 2023-26 ये जो साल है, इसको वो लोग एफिशिएंसी पे फोकस करना चाहते हैं। मतलब कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, गेट मोर आउट ऑफ लेस, वो उनका फोकस रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं और बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वहां पर जितना हो सकता था उतना इंक्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन 10% के ऊपर तो रहेगा स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज है। और अगर आप देखिए कि कल वर्ल्ड बैंक ने भी बोला कि इंडिया में 8% तक का ग्रोथ रेट हो सकता है, आरबीआई का प्रोडिक्शन है 7% का। सुनील गोयल साहब, अब आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि अभी हमने देखा विप्रो की एक रिपोर्ट आई थी कि वहां पे एंट्री लेवल जो हायरिंग हो रही है, वहां खासकर आईटी सेक्टर में, वो पिछले 10 सालों से 3.5 लाख 4 लाख के बीच में पड़ी हुई हैं। विप्रो की रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने ऑफर लेटर दिया था 6-6.5 लाख का, लेकिन जब ज्वाइनिंग करना हुए तो लोगों को 3.5 लाख का ऑफर दे रहे हैं। तो ये एंट्री लेवल जॉब्स में क्यों नहीं बढ़ रहा है? वहां इन्फ्लेशन इंपैक्ट क्यों नहीं आ रहा? देखिए, इसमें दो चीजें बताता हूँ। एक तो सबसे पहली चीज ये है कि एंट्री लेवल पे आज के डेट में हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है और जो इंडस्ट्री की डिमांड है, वहाँ एक थोड़ा सा गैप है, डिस्कनेक्ट है। यानी जो बच्चे कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज, हम ओजेटी बोलते हैं, ऑन जॉब एक्सपीरियंसेस, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स, वो बहुत लिमिटेड होता है। तो ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबको इनिशियली 6 months to 1 year एक्चुअली उन सारे कॉलेज पास आउट्स को, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से लेते हैं या एमबीए से लेते हैं, किसी भी प्रोफेशनल कॉलेजेस से लेते हैं,
इन सारी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्ट करना पड़ता है उन बच्चों की ट्रेनिंग पे। नाउ ईयर 2021 एंड 2022 का जो फर्स्ट हाफ था या लेटर थर्ड क्वार्टर तक जो था, वो एक्सेप्शनल ईयर था लास्ट 15 सालों में। तो 10 से 15 सालों में डिमांड इतनी बढ़ गई थी टेक्नोलॉजी के अंदर में कि एक एक इंडिविजुअल के पास 5-5, 7-7, 10-10 ऑफर आ रहे थे। यानी इंडस्ट्री में लिटरली ऐसा लगने लग गया था कि रिसोर्स डेफिशिएट हो गया, मतलब डिमांड ज्यादा है, लोग कम है, लोग मिल नहीं रहे थे। और ये जो बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनीज है, विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, कॉग्निजेंट है, आईबीएम है, एक्सेंचर है, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस कॉलेजेस से बहुत लार्ज नंबर में लोगों को हायर करती हैं, यानी हजारों में, लाखों में लोगों को हायर करती हैं, उनको ट्रेन करती है ऑन जॉब ट्रेन पे 6 months to 1 year, और फिर वो कस्टमर प्रोजेक्ट्स पे डालती है। और ऑब्वियस है उसके 1 साल या 2 साल के बाद उन्हीं रिसोर्सेज की वैल्यू 2 गुना से 2.5 गुना से 3 गुना हो जाती है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग, एक ऑन जॉब ट्रेनिंग मिल जाती है। तो अगर मैं स्पेसिफिक करंट इंसिडेंट बताऊं तो मुझे लग रहा है कि ये सारी हायरिंग 2021 और 2022 के वेव के कारण हुई। हायर नंबर एक्सपेक्टेशन, इंडस्ट्री वाज ग्रोइंग, ग्लोबल डिमांड बढ़ी हुई थी बहुत ज्यादा। और हमारे यहाँ जो आईटी और आईटीईएस सेक्टर है, डायरेक्टली अफेक्टेड होता है यूएस मार्केट से, यूएस और नॉर्थ अमेरिका मार्केट से बोलिए मेजरली। जब वहां डिमांड में स्लगिश हुआ, वहां डिमांड स्लो हुआ, तो सडनली इनके यहाँ पर हर कंपनी ने अपनी हायरिंग स्लो कर दी। हायरिंग स्लो करने के साथ ही क्या हुआ कि एट्रिशन कम हो गया, और अगर एट्रिशन कम हो गया और उनके जो नए हायरिंग्स थे उनके ऑफर डिक्लाइन रिड्यूस हो गए, ऑटोमेटिकली कॉस्ट पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके भी जो कस्टमर्स होते हैं वो भी प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर। तो मुझे क्या लग रहा है, जो ये इंसिडेंट होगा, ये मेरा अपना सोचना है, हालांकि हर कंपनी के अपने कारण हुए होंगे किसी चीज को कट और नहीं कट करने के। ये मेजर ये डिमांड सप्लाई का एक गेम है। जैसे ही अभी सप्लाई सडनली स्टेबल हुई है, हम ये जो ट्रेंड देख रहे थे, ये पिछले 10 साल का ट्रेंड बता रहे थे कि पिछले 10 सालों में वो लेवल बना हुआ है। रूपांक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ आपका जो सर्वे है इसमें ये कहा गया है कि एट्रिशन रेट जो है वो 21% से ज्यादा है, 21.4% और समथिंग। ये एट्रिशन रेट क्या एक रीजन उसका ये भी है कि बहुत लो लेवल पे हाइक होती है और लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ज्यादा सैलरी हाइक मिलती है, या कुछ और आपने क्या ट्रेंड देखा इसमें? नंबर 21.4% है और ये पिछले 15-20 साल में सबसे हाईएस्ट नंबर है, और इसके कई कारण हैं। इसका एक तो कारण ये भी है कि जो इनवॉलंटरी अट्रिशन है, मतलब जहाँ पे लोग खुद नहीं जाते, उनको बोला जाता जाने के लिए, वो बढ़ गया है। वो 3.9% था पिछले साल, अब 4.4% हो गया है। तो जो हम बात कर रहे हैं ये टेक लेऑफ्स वगैरह की, उससे भी जो ओवरऑल नंबर है उसमें बढ़ोतरी आई है, वो एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि अगर आप टेक सेक्टर भी देखें, वहां भी एट्रिशन काफी है, बिकॉज लोगों के पास अभी भी काफी सारे ऑफर्स हैं। जो टेक टैलेंट है, डिजिटल टैलेंट है, उनकी डिमांड बाकी सेक्टर्स में बहुत है, चाहे वो बैंक्स पे हो, चाहे फार्मा कंपनी में हो, लोग वहां से उठ के वहां पे जा रहे हैं, तो उनको वहां ऑफर मिल रहे हैं, तो उसमें एट्रिशन काफी हाई रही है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आदित्य जी, हम आपसे जानना चाहें, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं कि चूंकि स्किल सेट के लोगों की कमी है, वो एक एट्रिशन के लिए सबसे बड़ा रीजन है? क्योंकि जो फ्रेशर्स आते हैं उन्हें 6 महीना 1 साल की ट्रेनिंग के बाद स्किल सेट आ जाता है, वो ट्रेंड हो जाते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलने लगती है। वो तो सही है, क्योंकि आपका ट्रेनिंग हो गया और आपका स्किल लेवल बढ़ गया है, तो आप दूसरी जगह जाकर ट्राई कर सकते हैं, वो एक रीजन है। और एक रीजन है हमारा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। हमारा जो एम्बिशन लेवल है, बच्चों के जो 20s में रहते हैं, यंग टैलेंट है, तो उनको कंटिन्यूअसली ये रहना कि ये प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है उनके ऊपर कि वो ज्यादा से ज्यादा इनकम बढ़ाते रहे। तो इनकम बढ़ाने का एक चांस है कि और एक दूसरे कंपनी में जाकर आप ट्राई कर लीजिए। तो और जो सेक्टर में ज्यादा हायरिंग हो रहा है, मतलब वो सेक्टर में काफी सारे एक्शंस है, वो सेक्टर में टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए सैलरी इंक्रीज करना पड़ता है। ये रीजन हो सकता है। सुनील गोयल जी, हम आपके पास आना चाहें, एट्रिशन से अगर हम ले ऑफ की तरफ आए, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में काफी ले ऑफ्स हो रहा है, इंडिया में भी बहुत सारे सेक्टर्स में ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो ले ऑफ्स के क्या रीजन हो सकते हैं? एट्रिशन तो बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए हो रहे हैं, लेकिन ले ऑफ्स क्या कॉस्ट कम करने के लिए कंपनी करती है कि सीनियर एम्प्लॉइज को ले ऑफ करके फ्रेशर्स हायर करें, उन्हें ट्रेन करके आगे बढ़ाएं? नहीं, ले ऑफ्स का खैर ये तो कभी भी मेन रीजन नहीं होता है।
देखिए, ले ऑफ्स दो कारण से होते हैं मेजर। या तो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आपने रिक्रूट कर लिए, ठीक है, ज्यादा लोगों को हायर कर लिया, विथ एजम्पशन की एट्रिशन होगा आपके यहाँ। तो अभी जो सडनली जो हुआ है, जैसे 2021-22 में काफी एट्रिशन बढ़ गया कंपनीज का, तो हर कंपनी ने अपनी कैपेसिटी से बफर हायरिंग शुरू कर दी, ज्यादा हायरिंग शुरू कर दी, कि एज्यूमिंग की जब तक लोग एट्रिशन में होंगे तो उनके पास बैकफिल या ट्रेंड या इंटीग्रेटेड रिसोर्स होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, और उससे उनका काम चल जाएगा, उनके लिए क्राइसिस की सिचुएशन नहीं आएगी मैन पावर के पर्सपेक्टिव से। नंबर 1। नंबर 2, जब आप वैसी सिचुएशन में मार्केट में हायर करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को प्रीमियम देके हायर करते हैं, एक्सपेक्टेशन कि वो इंडिविजुअल एट पार अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई करेगा ऑर्गेनाइजेशंस में आने के बाद। नंबर 2 ये होता है। नंबर 3, इकोनॉमी फैक्टर, मार्केट फैक्टर, कि सडनली मार्केट में डिमांड था बट किसी कारण से सडनली कुछ रेगुलेटरी चेंजेज हुए या इकोनॉमिक चेंजेज हुए या कहीं पे कुछ ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आ गया, कोई वॉर हो गया, कुछ हो गया, तो वहां पे कुछ ना कुछ एक सडनली जो है इकोनॉमी का एक जो मूड होता है, माइंडसेट होता है, वो डाउन होता है। स्टॉक मार्केट हिलता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन डाउन होती है कंपनीज की, और सडनली एक माइंडसेट चेंज होता है और कंपनीज का बिजनेस कंपनी नेगेटिव साइड में देखना शुरू कर देती है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस केस में कि जो ओवर कॉस्ट पे हायर कर लिए लोगों को, और जो लोग एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बार्गेन किया मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से, वहां पे ले ऑफ होता है। नंबर 2 में जो एडिशनल रिसोर्स हायर हुआ, जो बफर रिसोर्स हायर हुआ, मोर देन मैन पावर प्लानिंग, और या कहते हैं ना प्रोडक्टिव हायरिंग कर लिया लोग कंपनीज है, वहां पे ले ऑफ्स होते हैं। और कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो नॉन परफॉर्मर होते हैं, असेस्ड होते हैं विद द टाइम, हर क्वार्टर, मंथ, क्वार्टर, ईयरली बेसिस पे वो असेस्ड होते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस कंपनी की एक्सपेक्टेशन से लो होती है। इन सारे लोगों का एक पूल बनाया जाता है और उस पूल के बाद सॉफ्ट या हार्ड ले ऑफ करती है कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन। सॉफ्ट ले ऑफ ये होता है, प्रेशर बिल्ड करते हैं और लोग खुद ब खुद ही एक अपना जॉब छोड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरे लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कुछ होने वाला है तो पहले जॉब ढूंढ के निकल जाते हैं। और तीसरा जो हार्ड ले ऑफ करती है कंपनी, जो उनको पिंक स्लिप दे देती है और बोलती है अब आपको हमारी सर्विसेज नहीं चाहिए, आप नोटिस पीरियड लीजिए, और डन हो गया। बट इन सारी चीजों के जो फैक्टर्स है, मैं बता रहा हूँ, ये कंपनी के साइड का फैक्टर है। एज एन इंडिविजुअल अगर हम देखें अपने आप के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, कि मेरी जॉब किस सिचुएशन में नहीं जाएगी एज एट्रिशन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर इंडिविजुअल को मल्टीटास्किंग होना जरूरी है, मल्टी स्किल्ड होना जरूरी है। करंट नीड ऑफ द आवर है, नीड ऑफ द मार्केट है, नंबर 1। नंबर 2, अपने वर्थ को, अपने कंट्रीब्यूशन को, अपने कॉम्पनसेशन और अपने लेवल और अपने ग्रेड से मैच कीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप उसको अपने कॉम्पनसेशन और अपने ग्रेड को अपने वर्क से मैच नहीं करेंगे तो आपको आपका जूनियर ही रिप्लेस कर देगा, वो भी बहुत जरूरी है उसके अंदर में। तीसरी चीजें ये हैं कि आप देखिए कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, न्यू ट्रेंड, क्योंकि हर कंपनी आज के डेट में इनोवेशन चाहती है, और हर कंपनी को किसी भी लेवल पे ऐसे लोग चाहिए जो आके कंपनी के अंदर रिसर्च, इनोवेशंस, R&D, इनपुट, कंपटीशन इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ आप करेंगे जिससे कि आप अपने कंपनी के ग्रोथ को कंसिस्टेंट रखेंगे। ये बहुत ही प्रूवन है। इस तरह के लोगों की जॉब किसी भी टफेस्ट सिचुएशन में भी नहीं जाती है, बिकॉज कंपनीज को वो लोग एसेट लगते हैं किसी भी एनवायरमेंट, क्योंकि हर कंपनी को सर्वाइव करना है, इकोनॉमिकली सर्वाइव करना है मार्केट में, तभी वो सैलरी देंगी, कॉम्पनसेशन देंगे, बेनिफिट देंगी। तो मुझे लगता है कि ये दो अलग अलग फैक्टर है। अगर कंपनी का साइड देखें तो जो मैंने पहले बताया, वहां पे कंपनी हायर कॉम्पनसेशन, लेस प्रोडक्टिविटी, नो परफॉर्मेंस, नो प्रोडक्टिविटी, ओवर हायरिंग्स, स्किल्स नहीं है, ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेन नहीं हो पा रहे लोग, उनकी लिस्ट बनती है, उसके बेसिस पे करती है। क्योंकि कभी भी कंपनीज अपने कोर वर्कर्स को, हार्ड वर्कर्स को, टॉप परफॉर्मर्स को और लेट्स से एबव एवरेज परफॉर्मर्स को नहीं निकालती है, कि हमें क्योंकि अपने उनको भी पता है कि मार्केट बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए डाउन होता है और हाँ, फिर मार्केट। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमें मल्टी टैलेंटेड होना होगा, हमें अपने कंपनसेशन को जस्टिफाई करना होगा और उसके लिए आपको स्किल सेट को बढ़ाना होगा। ये तो रही दूसरी बात, लेकिन इन सबके बीच एओन का जो सर्वे है वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट देता है एम्प्लॉइज के बीच में कि आने वाला इंक्रीमेंट जो अप्रैल सेशन से शुरू होगा उसमें आपको अच्छे इंक्रीमेंट मिल सकती है। भले ही ये पिछले साल के मुकाबले मामूली कम है, लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारे पास इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमानों का आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।